समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? 1003.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, 1023.25 मिलीबार और 1034.25 मिलीबार। सबसे पहले समझ लो वायुभार क्या होता है। प्रति इकाई क्षेत्र में वायु के स्तंभ के भार, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र में वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहते हैं। और जो ये सर्वाधिक होता है समुद्र तल पे होता है, ये होता है 1013.25 मिली बार, और इसको मिली बार में नापा जाता है। और जो मिली बार की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई हो क्या है? पास्कल। वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम, उष्ण तथा शुष्क, उष्ण तथा नम। तो इसका उत्तर है ठंडी तथा शुष्क जो होगा तब सर्वाधिक वायु दाब होगा। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? स्वच्छ मौसम, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल मौसम, वर्षा का मौसम। तो इसका उत्तर है बी, तूफानी मौसम का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा 1013.25 मिलीबार, ये बिल्कुल सही है। वायुदाब को मिलीबार में नापा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी स्थान पे वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है। तो ये जान लीजिए किसी स्थान पे जो वायुदाब होता है वो सुबह 4 बजे से 10 बजे AM के बीच और 4 बजे से 10 बजे PM के बीच, ठीक है, ये क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद 10 AM से 4 PM, ठीक है, और 10 PM से 4 AM के बीच क्या है? घटता है। तो किसी स्थान पे वायु तो अब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। तो इसका उत्तर चारों वाला सही माना जाएगा। तभी उष्ण निम्न से किस पेटी में स्थित है? विश्व है कि निम्नदाब पेटी, उपोष्ण उच्च कटिबंधी उच्च दाब पेटी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवी उच्च दाब पेटी। तो यदि हम इस पृथ्वी को बना लेते हैं इस तरह, ठीक है, ये कौन सी पेटी है हमारी? यह है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, 0 से 5 और 25 से 30 पे क्या है? ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये दोनों तरफ पाई जाती है ना, 25 से 35। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो वायु होती है हमेशा क्या होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर पड़ती है। तो यहाँ पे निम्न दाब पेटी क्यों पाई जाती है? विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, तो हवाएं क्या होती है? गर्म होती, गर्म होकर फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। तो ऊपर उठने के कारण ये अपनी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं और अब दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। और जैसे ही ये उपोषण उच्च वायु दाब की पेटी के पास पहुंचती है तो ठंडी होकर नीचे बैठने लगती है। तो जिसके कारण क्या होता है? नीचे बैठने लगती है, जिसके कारण हवाओं का दाब बढ़ जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है। तो ये पेटी का क्यों विकास होता है? एक तो दैनिक गति, पृथ्वी के दैनिक गति, ठीक है, और दूसरा वायु के अवतलन। तो वायु के अवतलन के कारण जब वायु नीचे बैठती है तो कौन सी दशाएं पाई जाती है? प्रति चक्रवाती दशाएं पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? मौसम या आसमान साफ होता है और जिसके कारण वर्षा नहीं होती। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ग्लोब पर दाब कटिबंध प्रेशर बेल्टों की संख्या कितनी? 5, 6, 7, 9। अब देखिए इस चित्र को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी पे कितने वायुदाब पेटियां हैं। देखिए पहली कौन सी है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ये देखिए ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो एक पेटी ये हो गई पहली, फिर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दूसरी, फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तीसरी, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये 90 डिग्री पे दिख रहा है, ये चौथी हो गई। इसी तरह इधर भी है, ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पांचवी, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट छठी और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट सातवीं। तो इसका मतलब क्या है? यदि इक्वेटोरियल निम्न प्रेशर बेल्ट को ले ले जो 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण फैली है, तो इसके अंदर उत्तरी गोलार्ध में 3 वायुदाब की पेटियां हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी
3 वायु दाब की पेटियां। तो लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी और उपध्रुवी निम्न वायु दाब की पेटी, तो इन 7 पेटियों में कितनी, 1 2 3 कितनी है, निम्न वायु दाब की पेटी है, और ध्रुवी उच्च वायु दाब, ध्रुवी उच्च वायु 1 2 और उष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब दोनों गोलार्ध। तो 1 2 3 4 कितनी है, यह उच्च दाब की पेटी। तो कुल कितनी है, 7 पेटी है, 3 निम्न वायु दाब की पेटी और 4 उच्च वायु दाब की पेटी। तो इसका उत्तर सी वाला 7 बिल्कुल सही होगा। विषुवत निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों और कितने अंश अक्षांश तक मिलता है। तो ये देखिए, ये इक्वेटर है 0, इसके यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पे। तो ये कौन सी पेटी है, ये है विषुवत निम्न दाब पेटी। ये विषुवत निम्न दाब पेटी का निर्माण क्यों होता है, कारण है कि सूर्य की किरणें साल भर यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। जब हवाएं ऊपर गर्म होती हैं तो फैलती हैं, और जब फैलती हैं तो हल्की होती है, ठीक है, हल्की होती है, हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, जिसके कारण ये वायु का भार कम हो जाता है और निम्न दाब पेटी का विस्तार हो जाता है। तो इसका उत्तर ए वाला बिल्कुल सही है। डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 0 से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण, 0 से 5 डिग्री दक्षिण, 0 से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण और 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण। तो जो इसका उत्तर है वो क्या होगा, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण। देखिए बिल्कुल विषुवत रेखा जो है ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो क्षेत्र 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री में सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें साल भर यहाँ पे सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है, हवाएं हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं, हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे क्षैतिज हवाएं बिल्कुल नहीं चलती, कि यहाँ पे हवाएं कैसी चलती है, लंबवत, और इसी स्थिति को डोलड्रम कहा जाता है, इसी स्थिति को। इसलिए इसका उत्तर डी वाला 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ वाला बिल्कुल सही है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है, स्थानीय, सनातनी, सामाजिक पवन, ध्रुवी पवन है। तो इसको जो उत्तर है बी, सनातनी पवन है। इसको प्रचलित पवने भी कहते हैं और कहीं कहीं पे इसको स्थायी पवने भी कहा जाता है, क्योंकि ये साल भर एक ही दिशा में चलती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिवेलिंग विंड्स। ठीक है, कौन कौन सी हैं, ये है व्यापारिक ट्रेड विंड्स, पछुआ, वेस्टर्लीज और ध्रुवी पोलर विंड्स। ये 3 क्या है, साल भर एक ही दिशा में चलती हैं। व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड किन अक्षांशों से किन अक्षांशों में बहती है, विषुवत रेखा से उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध से ध्रुव के अर्ध अक्षांशों, विषुवत रेखा के उपयोग से। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है, ये 25 डिग्री नॉर्थ है और ये 35 डिग्री साउथ है, सॉरी नॉर्थ है दोनों। ये 25 डिग्री साउथ है और ये 35 डिग्री साउथ है। तो ये कौन सा बेल्ट है हमारा, ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और ये है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये बनते क्यों है इसको जान लीजिए। विषुवत रेखा पे साल भर सूर्य की सीधी किरणें के कारण होते हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और पृथ्वी के घूर्ण गति के कारण, कोरोलिस फोर्स के कारण ये अपने उत्तर और दक्षिण की तरफ मिट जाती हैं और उपोषण उच्च वायुदाब पेटी पे ये बैठने लगती हैं। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अक्ष अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर, क्योंकि यहाँ पे जो उपोषण उच्च वायुदाब पेटी है या ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इसको अक्ष अक्षांश भी कहते हैं। और इनकी जो दिशा होती है वो जान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर होती है। ये सीधी न चल के अपनी दाईं बाईं किसके बने, कोरियोलिस
बल के कारण अपनी दाईं और बाईं ओर मुड़ जाती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गार्डिनियर, डार्विन, मरे और डेली ने किसका किया था? डार्विन ने किया था, और ये 1937 में किया था। बाद में इसको 1942 पे इस पे संशोधन आया था, और ये बिकनी आइलैंड पे था। बिकनी आइलैंड पे अध्ययन पे आधारित था 1937 पर। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन डाना, डेविस, डेली और जॉली ने किया था। इसका प्रतिपादन डेली ने किया था। ये कब किया था? 1880 में। और किस द्वीप पे किया था? सोलोमन द्वीप पे, सोलोमन आइलैंड पे अध्ययन पे आधार था, डेली ने किया था। विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। देखिए, यदि ऑस्ट्रेलिया के हम मानचित्र को ध्यान से देखें इस तरह, है ना, तो यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये करीब करीब जान लीजिए कि 1900 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कितनी है? 1900 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और 160 किलोमीटर इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। तो ये पूरे पूर्व पे नहीं है, ये उत्तर में है। यदि कभी कभी उत्तर पूर्वी तट भी मान सकते हैं आप, लेकिन इसके हिसाब से इसका पूर्वी तट बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस मानचित्र पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया का तट है, ये देख रहे हैं आप, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लिखा हुआ है, और ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ बना हुआ है। ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ बना हुआ है यहाँ पे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे तो है, उत्तरी तट पे तो है, लेकिन पूरा पूर्व पे नहीं है, इसलिए पूरा उत्तर पूर्व ना लेके इसको उत्तरी पूर्वी तट मान लिया जाता है। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है शीतोष्ण वनों की, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सवाना की शुष्क भूमि के। इसका उत्तर है बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। माना जाता है कि प्रवाल भित्तियों में इतनी विविधता और इतने टाइप्स पाए जाते हैं, उतने टाइप्स तो शायद वर्षा वनों में भी नहीं देखने को मिलते जितने प्रवाल भित्तियों में देखने को मिलते हैं। कोरल रीफ या ज्वासम पट्टी कहाँ पाई जाती है? 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु में, कर्क और मकर रेखाओं के बीच तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपों और द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी तटों में, ठंडे समुद्री तटों पे। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय गलत है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय समुद्री तट पर भी हो गए, कर्क और रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। तो ये उत्तर भी सही हो सकता है, महाद्वीपों और द्वीपों के पूर्वी में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। तो ये सी वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में कौन सा? बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, कोलोराडो का पठार। तो इसमें कौन सा पठार विश्व का सबसे ऊंचा है? तिब्बत का पठार। बोलीविया का पठार किधर है? साउथ अमेरिका में। कोलंबिया का नॉर्थ अमेरिका में। कोलोराडो का भी नॉर्थ अमेरिका में। और जो तिब्बत का पठार है, किन दो पर्वतों के बीच में तिब्बत का पठार? मैंने अभी बताया था आपको, ये कौन सा अंतर पर्वतीय पठार है? तो किन किन के बीच में ही है? कुनलुन, फिर तिब्बत, और फिर हिमालय। ठीक, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इस तरह है। स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पे मैदान का विस्तार है? तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, 41%। जान लीजिए, मैदान पे का विस्तार कितना है? 41% भाग में है, और पॉपुलेशन कितनी रहती है यहाँ पे? 90% जनसंख्या रहती है। पर्वत कितना था? 26% पे था, वहां 1% जनसंख्या रहती थी। और पठार का विस्तार कितना था? 33% था, वहां पे 9% जनसंख्या रहती थी। तो मतलब विश्व के 41% भाग में विश्व की 99% जनसंख्या रहती है। इसीलिए इसको सभ्यताओं का पालना भी कहा गया, नदियों को, मैदानों को, क्योंकि यहां पे विश्व की अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी
बी द्वितीय में। प्रथम में कौन सा आए थे मैंने बताया था, महाद्वीप, महासागर। सेकंड में क्या था, पर्वत, पठार, मैदान था। और थर्ड में क्या था, वायु, जल, हिमानी लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ठीक है, ये क्लियर है। तो बी श्रेणी इसके अंतर्गत है। पैडी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, ए हिम, बी पवन, सी नदी, डी क्रास्ट। तो इसका उत्तर है बी पवन के द्वारा होता है। और जो ये कंसेप्ट दिया था किसने दिया था, लेस्टर चार्ल्स किंग ने ये कंसेप्ट दिया था पैडी प्लेन के संदर्भ में। निम्नलिखित में से किस देश में लोएश का मैदान नहीं पाया जाता, ए न्यूजीलैंड, बी यूक्रेन, सी अर्जेंटीना, डी कंबोडिया। तो इसका उत्तर है डी कंबोडिया। संचार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है, 1930, 51, 57। तो किसका उत्तर है 57, जिसमें सब कुल है, जिसमें पैसिफिक के अंदर है 32, अटलांटिक के अंदर है 19 और इंडियन ओशन के अंतर्गत है 06। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, ए टोंगा, बी मेरियाना, सी फिलीपींस, डी कार्माडिक। तो इसका उत्तर है बी मेरियाना। और ये कितना है, करीब 11,022 मीटर गहरा है और ये प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। ये देखिए ये प्रशांत महासागर है और यहाँ पे कहाँ पे, ये देखिए मरियाना लिखा है, 7033 लिखा है, कहीं पे एटलस में 33 है, वैसे 22 है। और ये कहाँ पे, प्रशांत महासागर में, फिलीपींस सी के पास ही है। और ये दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। इसी के पास देखिए और बहुत सारे गर्त आपको छोटे छोटे दिखाई जाएंगे, जैसे मार्शल आइलैंड भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस मानचित्र में देखिए दुनिया का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना 11033। वहाँ पे 11022 पढ़ा है, किताब में 22 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 33 है। और ये फिलीपींस सी के पास है, यह देख रहे हैं। और इसके पास कौन कौन से प्रमुख आइलैंड है, गुमा है, पालू आइलैंड है, मार्शल है, बिकनी है, देख रहे हैं, वेल्स है। तो ये प्रशांत महासागर में जो स्थित है मरियाना ट्रंच, ये दुनिया का सबसे गहरा भूभाग है। निम्नलिखित कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं, ए मरियाना, बी मिडनाओ, सी टोंगा, डी प्यूर्टो रिको। इसका उत्तर है डी प्यूर्टो रिको। ये किसमें है, ये है अटलांटिक में, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। देख लीजिए हम लोगों ने अभी कौन कौन सा देखा था, देखिए मेरियाना भी प्रशांत महासागर में, मिडनाओ भी प्रशांत महासागर में, टोंगा भी प्रशांत महासागर में, कार्मेडेक भी प्रशांत महासागर पे है। तो ये तीनों किसमें है, प्रशांत महासागर में स्थित है। लेकिन ये देखिए जो प्यूर्टो रिको, जिसको मिल्कावी कहते हैं पहले, ये कहाँ पे स्थित है, कौन सा महासागर है, ये अटलांटिक महासागर में है। और इसमें अटलांटिक महासागर में भी किस अटलांटिक महासागर में, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में कैरेबियन द्वीप है। ये वेस्ट इंडीज नहीं, कैरेबियन सी, वेस्ट इंडीज, जमाइका, तो उसी के पास ये स्थित है। विश्व का सबसे गहरा चैलेंजर गर्त स्थित है फिजी के निकट, गुआम द्वीपमाला के निकट, जापान के पूर्वी तट पे, फिलीपींस के पूर्वी तट पे। तो विश्व का सबसे गहरा कौन सा था बताइए, मेरियाना था, ये किस में था, प्रशांत पे था 11022 और कहीं पे 33 लिखा हुआ है। और ये है कहाँ पे, आइए मैप के थ्रू देखिए किसके पास स्थित है। आइए देखते हैं कहाँ पे, ये मेरियाना है, तो इसके पास कौन सा है सबसे पास, देखिए गुआम आइलैंड है, यूएसए के अंतर्गत गुआम द्वीप के पास है ये। तो कौन सा उत्तर इसका सही हो गया, बी गुआम द्वीपमाला के निकट, इसका उत्तर बिल्कुल सही है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना है, मोनेडोनॉक, ग्वाड, इसेनबर्ग, जूजेन। तो इसका उत्तर है बी ग्वाड। ये किससे बनते हैं, पवन से बनते हैं, इसेनबर्ग भी पवन से बनते हैं, मोनोडॉक किससे बनते हैं, नदी से बनते हैं। तो ये देखिए अंतर है, सिर्फ ये जो समुद्री पर्वत क्या कहते हैं, ग्वाड कहा जाता है। निम्न कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है, मिस्ट्रिल कहाँ चलती है, फ्रांस में चलती है, बोरो कहाँ चलती है, ये बताया था
एड्रियाटिक तट पे चलती है, ये भी कोल्ड एयर है। पैम्पीरो अर्जेंटीना में चलती है और यूराग्वे में चलती है, ये भी कोल्ड करंट है। तो इसका मतलब ये चारों उत्तर बिल्कुल सही है। कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्प्स के विमुख ढाल पे बहती है? तो ए फॉन है। ये कौन सी है? कोल्ड विंड थी कि कौन सी विंड थी? जल्दी बताइए, वार्म विंड थी कि कोल्ड विंड थी? फॉन वाली, ये वार्म विंड थी। मिस्टिल क्या है? कोल्ड विंड है। सिलाको भी वार्म विंड है, चिनूक भी वार्म विंड है। ये मिस्टिल चलती है फ्रांस में, चिनूक चलती है कनाडा फ्रांस में, और सिराको चलती है भूमध्य सागर से इटली की ओर। ये तो बहुत जल्दी कर लेंगे। चिनूक कहाँ चलती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल। सिराको कहाँ चलती है? इटली में चलती है, तो ये बी वाला बिल्कुल। और ब्रिक फील्ड मैंने बताया तो ऑस्ट्रेलिया में चलती है, तो ये ए वाला उत्तर बिल्कुल ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा कहते हैं? सिमूम, समून, सिराको, शामल। तो इसका उत्तर है सी, सिराको। सिमूम भी वार्म करंट है, लेकिन ये अरब में और सहारा मरुस्थल में चलती है। शामल भी वार्म करंट है, ये अरब, ईरान, इराक के मरुस्थल में चलती। जो सामून है ये भी वार्म करंट है, लेकिन ये ईरान में चलती है। ठीक है, तो इसका उत्तर सिराको बिल्कुल सही है। ये कहाँ चलती है? इटली में, जिसको रक्त की वर्षा कहते हैं। तो कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जाता है? तो इसका उत्तर है ए, चिनूक। चिनूक कहाँ चलती है? कनाडा में, फॉन अल्प्स पे, सिराको इटली पे, ये भी वार्म है, और हरमंटन पश्चिम अफ्रीका। सुंडा ग्रसित है सुमात्रा के दक्षिण में, सुमात्रा के उत्तर में, चागोस द्वीप के उत्तर में, चागोस द्वीप के दक्षिण में। तो इसका उत्तर क्या है? ए का, सुमात्रा के दक्षिण में। ये देख रहे बेटा, आप लोग देख रहे हैं, ये जावा है और ये सुमात्रा है, और ये कौन से यहाँ पे लिखा है? जावा ट्रंच लिखा है। ये एक्चुअली सुंडा ही ट्रंच है, जो 7,725 मीटर गहरा है और कोको आइलैंड के पास है। ये कोको आइलैंड यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये जो ट्रंच है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला भाग, और ये किसका? सुमात्रा के दक्षिण में है और हिंद महासागर में है। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ए, महासागरीय तरंग, बी, चक्रवात, सी, ज्वार भाटा, डी, उपसागरीय भूकंप। तो इसका उत्तर है सी, ज्वार भाटा का। और इंग्लिश में इसको कहते हैं, प्रगामी तरंग सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। और ये जो दिया गया था, किसने दिया था? इसको दिया था विलियम वेवल ने दिया था। लिख लीजिए, विलियम वेवेल ने इस सिद्धांत को दिया था, जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, डी, चंद्रमा और पृथ्वी का। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। लेकिन चूंकि चंद्रमा, मून यहां लिख लेते हैं, यहाँ पे सन लिख लेते हैं, और इसको अर्थ, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के पास ज्यादा है, तो यही कारण है कि ज्वार भाटा में चंद्रमा का जो योगदान है सूर्य की अपेक्षा काफी अधिक है। असाधारण रूप से उच्च और निम्न ज्वार जो अमावस्या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के लगभग एकांती तो आते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ए, स्प्रिंग ज्वार। ये कब आता है? जब मून, अर्थ और सन एक सीध में हो तब ये आता है। इसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं, वृहद ज्वार कहते हैं। और जब तीनों एक लाइन में होते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं सिजगी। इंग्लिश में इसको लिखते हैं SYZ YGY। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ SYZ YGY। इस स्थिति को हम सिजगी कहते हैं, जब मून, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में हो तो स्थिति को सिजगी कहा जाता है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समानांतर होता है 12 घंटे 16 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 32 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट। तो इसका उत्तर है
24 घंटे 52 मिनट। इसका कारण क्या है कि ये पृथ्वी है और ये मून है, ये अर्थ है। किसी भी स्थान को मून के नीचे आने में क्या लगता है, 24 घंटे लगता है, लेकिन चूंकि मून भी मूवमेंट कर रहा है और पृथ्वी भी मूवमेंट कर रही है, तो यही कारण है कि जो स्थान एक बार मून के नीचे आता है वो दोबारा 24 घंटे ना आके वो 52 मिनट देरी से आता है। इसलिए कोई भी स्थान मून के नीचे दोबारा आने में कितना समय लगता है, 24 घंटे 52 मिनट का समय लेता है।